तो देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस चैप्टर के। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन है व्हाट मस्ट बी इलोंगेशन ऑफ अ वायर ऑफ 5 मीटर लॉन्ग सो दैट द स्ट्रेन इज 1% ऑफ 0.1 if the wire has cross section of 1 millimeter square and it is stretched by 10 kg weight, what is the stress। तो ये है क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से। What must be the elongation of wire 5 meter long so that strain is 1% of 0.1 if the wire has cross section of 1 millimeter square and stretched by 10 kg weight, what is the stress। तो ये है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो खुद ज़रूर ट्राई करिए खुद से। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करिए, कॉपी पेन है आपके पास, ट्राई करिए, देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद आंसर चेक करिएगा। तो चलिए हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। जिन लोगों को लगता है कि नहीं कर पाएंगे वो आंसर देखें, अदरवाइज आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन करने से पहले बार बार आपको बोला जाता है गिवन क्वांटिटीज़ को सबसे पहले लिख लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे गिवन क्या क्या है। देखिए इनिशियल लेंथ ऑफ वायर गिवन है 5 मीटर, स्ट्रेन का परसेंटेज गिवन है 1% ऑफ 0.1। इसका मतलब है कि 1% ऑफ 0.1 का मतलब होता है 0.1 का 1% लेना है, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 0.1 इंटू 10⁻²। यहाँ पे उसको यहाँ पे इस फॉर्म का लिखा हुआ है, या फिर आप उसको अगर और थोड़ा अलग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आप उसको लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये उसको यहाँ पे इस फॉर्म का लिखा गया है। उसके बाद गिवन है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि है 1 mm²। तो आपको पता होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो एरिया की वैल्यू दिया है 1 mm²। ठीक है, तो 1 mm² को आपको मीटर में चेंज करना होगा। तो 1 mm² को अगर आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको चेंज कर लीजिए। तो आप लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³ 1 mm की जगह पे लिखेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे मिलीमीटर² है तो इसका स्क्वायर कर देंगे आप। तो ये आ जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, मीटर² बदल गया, तो ये आया 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर²। आई थिंक आपको समझ में आया यहाँ पे क्यों लिखा है ये। तो यहाँ देख लीजिए आपको मिल रहा है कि 1% ऑफ 0.1 इतना आ रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm² की वैल्यू आ रही है इतनी, और लोड अटैच्ड जो कि F इज इक्वल टू 10 kg वेट है। तो आपको पता है kg वेट यूनिट है, तो उसको न्यूटन में चेंज करने के लिए उसमें 9.8 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये है टोटल वेट, मतलब कि अगर लिखा हुआ है F इज इक्वल टू 10 kg वेट, 10 kg W वेट, तो इसको अगर आपको न्यूटन में चेंज करना है तो आप लिखेंगे 10 इंटू जी न्यूटन, और जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 है, तो ये हो जाएगा 98 न्यूटन। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये तो अभी हमने डिस्कस किया गिवन क्वांटिटीज़ के बारे में। अब चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। हमें पता क्या करना है, इलोंगेशन और स्ट्रेस। इलोंगेशन मीन्स हमें स्मॉल एल फाइंड आउट करना है, स्ट्रेस का मतलब आप जानते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्ट्रेन की डिफिनीशन जो है वो है, आपको पता है कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ये स्ट्रेन की डिफिनीशन है। यहाँ पे एक्सटेंशन इज इक्वल टू स्मॉल एल है, तो इसको आप स्ट्रेन इंटू ए लिख सकते हैं। मतलब कि आपको यहाँ से देखिए डेल्टा एल इज इक्वल टू लिखा गया है, इसको इधर मल्टीप्लाई किया गया है। तो डेल्टा एल मतलब कि एक्सटेंशन इज इक्वल टू, सॉरी देखिए इसमें एक्सटेंशन क्या है, यही स्मॉल एल एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन इज इक्वल टू मतलब कि स्मॉल एल इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू कैपिटल एल लिख सकते हैं। तो अब स्ट्रेन दिया हुआ है 1 इंटू 10⁻³ अभी अभी देखा हमने, इतना % करना था, और 5 इनिशियल लेंथ है, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया।
और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिल रहा है एक्सटेंशन की वैल्यू 5 × 10⁻³ मीटर, इसका मतलब 5 मिलीमीटर। तो वायर के अंदर जो एलोंगेशन होगा वो 5 मिलीमीटर होगा। ये एलोंगेशन जो भी होगा 5 मिलीमीटर होगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो एलोंगेशन आपको मिल गया है, मतलब कि आपने फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का कर लिया है कंप्लीट। अब चलिए देखते हैं कि सेकेंड पार्ट क्या है। तो सेकेंड पार्ट में आप देख सकते हैं आपको स्ट्रेस फाइंड आउट करना था। तो स्ट्रेस का फार्मूला हम सभी को पता है। अब ये वायर है, इस पर जो भी वेट लगा है वही फोर्स है, तो mg फोर्स हो गया और एरिया πr²। तो अभी अभी आपने हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था। तो टोटल फोर्स जो इस पर अप्लाई है वो है 10 kg वेट, मतलब कि 10 × g न्यूटन, जो कि आपको लिखा हुआ है। और इसके बाद πr², यहाँ पे 1 × 10⁻⁶ यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो है, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे आप तो मिलेगा 9.8 × 10⁻7 N/m²। आप सभी सॉल्व कर पा रहे हो, इसको कर पा रहे होंगे आई होप कि देखिए 10⁻6 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा +6, और इस जीरो के साथ ये हो जाएगा +7, और 9.8 ऐसे ही रहेगा। तो ये ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हो गया है। तो यही आपका हो गया आंसर। तो अब आपके दोनों आंसर जो है वो हैं एक्सटेंशन = 5 मिलीमीटर, और स्ट्रेस जो है वो है 9.8 × 10⁻7 N/m²। आप सभी को पता है कि स्ट्रेस की यूनिट सेम होती है जो कि प्रेशर की होती है, क्योंकि ये फोर्स अपॉन एरिया है। तो यहाँ पे N/m² लिखा हुआ है, या फिर आप यहाँ पे पास्कल भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए देखते हैं आगे और भी क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 आपके सामने है, इसको भी देख लेते हैं क्या है ये। तो क्वेश्चन को आप रीड कर सकते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को हम एक बार रीड कर दे रहे हैं। अ ब्रास वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर हैज इट्स वन एंड फिक्स्ड टू रिजिड सपोर्ट एंड फ्रॉम द अदर एंड a 4 kg weight is suspended. If the radius of the wire is 0.35 millimeter, find the extension produced in the wire. G for the given is 9.81 meter per second square and Young's modulus of the material, मतलब किसी ब्रास के लिए दिया हुआ है 11 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। आप चाहें तो ट्राई पहले करिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। आप अपने से ट्राई करिए, अगर कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं कि सोल्यूशन में पहले गिवन क्या है। तो गिवन है इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर 2 मीटर, रेडियस ऑफ द वायर 0.35 मिलीमीटर। इसको आपको मीटर में चेंज करना होगा। तो इसमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके आप इसको मीटर में चेंज कर देते हैं। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर आप लिखना चाहते हैं देन 3.5 × 10⁻⁴ मीटर लिख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद लोड अटैच जो है उसकी बात करें तो वो है 4 kg वेट। तो 4 kg वेट के लिए अभी आपको पता है कि kg वेट को आप कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, और ये आ गया आपका, यहाँ पे g की वैल्यू 9.81 है, बट आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। और यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल 11 × 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन है। तो इतनी चीज़ें तो गिवन है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें गिवन है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ये सारी चीज़ों को आप देखिएगा, ये सब गिवन क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार चीज़ें कैंसिल होती हैं तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप f लिखिएगा। तो अब पता क्या करना है, तो पता करना है एक्सटेंशन। तो आप सभी को पता है एक्सटेंशन क्या होता है, स्मॉल l, जो कि कैपिटल L से इस रिलेशन के अकॉर्डिंग है, स्मॉल l बाई कैपिटल L = स्ट्रेन। लेकिन अगर आप यंग्स मॉडुलस से रिलेट करें तो आप लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ऐसे डिफाइंड है, और इस स्ट्रेन के अंदर स्मॉल l इन्वॉल्व है। तो आप इन चीज़ों के अकॉर्डिंग अगर चलें तो फार्मूला देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप y = स्ट्रेस बाई स्ट्रेन फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि है स्ट्रेस, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिखें, y = कैपिटल S फॉर स्ट्रेस एंड स्मॉल s फॉर स्ट्रेन लिखें, तो यहाँ पे कैपिटल S की वैल्यू f/a होगी और स्मॉल s की वैल्यू होगी स्मॉल l बाई कैपिटल L।
तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। देखिए ये कैपिटल एल मल्टीप्लाई होगा एफ के साथ और ये स्मॉल एल के साथ, तो क्या आएगा देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आएगा एफ इंटू कैपिटल एल बाई ए इंटू स्मॉल एल। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ से आपको फाइंड आउट करना था एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब आपको एल निकालना है। तो यहाँ से आप एल इज इक्वल टू लिख सकते हैं, मतलब एल को इधर ले आइए और वाई को इधर ले आइए, तो ये वाई ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और एल यहाँ पे आ जाएगा। तो एक जगह पे आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या सारी वैल्यूज नोन है। तो देखिए एल इज इक्वल टू एफ एल बाई पाई आर स्क्वायर, वाई आ रहा है हमारा फार्मूला। तो हमको फोर्स पता है, यस अप्लाइड फोर्स पता है, देन इनिशियल लेंथ भी पता है, पाई तो कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ वायर पता है और यंग्स मॉडुलस भी मटेरियल का हमको पता है। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं अब सारी नोन क्वांटिटीज़ हैं। अब सारी वैल्यूज़ को अगर हम पुट कर दें तो हमको स्मॉल एल जो कि एक्सटेंशन है वो मिल जाएगा। तो देखिए इन सारी वैल्यूज़ को लिखने के बाद आपको मिलता है, अगर इन सारी वैल्यूज़ को आप यहाँ पे पुट करें तो आई होप कि आप कैलकुलेशन करना आप सभी जानते हैं। यहाँ पे देखिए एफ़ की वैल्यू पुट किया गया है, उसके बाद यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को रखा गया है और इन सभी को आप सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 0.185 सेंटीमीटर जो कि एक्सटेंशन ऑफ वायर है। तो इस कैलकुलेशन को आप कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आप कैलकुलेशन को कर सकते हैं खुद से। तो इस कैलकुलेशन को आप ज़रूर करिएगा। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू है फोर्स की, ये है एल की वैल्यू, देन पाई है ये है रेडियस और ये यंग्स मॉडुलस। तो सारी वैल्यूज़ को रखने के बाद कैलकुलेशन करना है। इस कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए और आपको मिलेगा 0.185 सेंटीमीटर। आप मीटर में, आप मिलीमीटर में, जिसमें भी आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं आंसर। कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आंसर आपको कौन से यूनिट में लिखना है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अ वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर एंड रेडियस 0.4 मिलीमीटर इज स्ट्रेच्ड बाई 1.2 मिलीमीटर ऑन लोडिंग। ठीक है, इफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इट्स मटेरियल इज दिस, मतलब 12.5 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द स्ट्रेचिंग फोर्स। तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग फोर्स ही निकालना है, एक तरीके से वेट कह सकते हैं आप। तो देखिए वायर का लेंथ दिया हुआ है इतना, रेडियस है 0.4 मिलीमीटर, स्ट्रेच्ड बाई मतलब कि एलोंगेशन दिया है 1.2 मिलीमीटर, लोडिंग करने के बाद इतना स्ट्रेच हुआ है। इफ़ द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 12.5 इंटू 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, देन फाइंड द स्ट्रेचिंग फोर्स। आपको स्ट्रेचिंग फोर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप करना चाहें तो ज़रूर करें, ट्राई करिए खुद से। अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो आप चेक करिएगा, अभी आंसर आपको दिया जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ट्राई करिए, आपको अच्छा लगेगा अगर आप कर पाएंगे तो चलिए देखते हैं कि गिवन क्वांटिटीज़ क्या है। तो यहाँ पे गिवन है इनिशियल लेंथ ऑफ द वायर जो कि है 1.5 मीटर, रेडियस 0.4 मिलीमीटर जिसको मीटर में कन्वर्ट करके 4 इंटू 10⁻⁻4 लिखा गया है, एक्सटेंशन है 1.2 मिलीमीटर जिसको 1.2 इंटू 10⁻³ मीटर लिखा गया है, और जी की वैल्यू आप सभी को पता ही है, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अब आते हैं टू फाइंड द स्ट्रेचिंग फोर्स के बारे में। तो देखिए स्ट्रेचिंग फोर्स क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इस फार्मूले का यूज़ करेंगे जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया हुआ है, आप सभी को ये फार्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको स्ट्रेचिंग फोर्स निकालना है, मतलब कि हमको कैपिटल एफ निकालना, मतलब हमको वेट निकालना है एक तरीके से। तो इस फार्मूले को एफ इज इक्वल टू के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, एफ इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर इंटू वाई एल बाई कैपिटल एल। ठीक है, इसको रीअरेंज करके देखिए ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, वाई स्मॉल एल बाई कैपिटल एल लिख सकते हैं। और अब देखिए इसमें राइट हैंड साइड में जितने भी क्वांटिटीज़ हैं सारी नोन है, तो आप सारे वैल्यूज़ को लिख देंगे। मतलब कि यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू लिखा गया है, फिर आर की वैल्यू स्क्वायर किया गया है, फिर वाई की वैल्यू यहाँ तक है, और उसके बाद स्मॉल एल है, और अपॉन में 1.5 जो कि इसका इनिशियल लेंथ है। तो अब ये सारी वैल्यूज़ देने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को यहाँ पे सॉल्व किया गया है, और आफ्टर सॉल्विंग यहाँ पे आंसर आ रहा है 50.27 न्यूटन। तो फाइनल आंसर यहाँ पे है 50.27 न्यूटन।
तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए ज़रा सा अच्छे से और इसको नोट कर लीजिए। कैलकुलेशन आप अपना करिए, ठीक है। जो भी आंसर आता है, कैलकुलेशन वैसे यहाँ पे सही है, लेकिन फिर भी आप ज़रूर खुद से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको खुद से करना होता है। तो बहुत सारे लोग कैलकुलेशन नहीं करते, डायरेक्ट जो आंसर दिया होता है वही लिख देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिए कि आपका आंसर इतना आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो कहाँ मिस्टेक हो रही है, उसको भी चेक ज़रूर करिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन हैं, इसको ज़रूर करिए। आपकी बुक में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। तभी आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आगे का, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एनडीए में भी पूछा गया है, बार बार बोल रहे हैं। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले उसको रीडिंग कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर मेड ऑफ मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस कैपिटल बी इज सराउंडेड बाई अ लिक्विड इन अ सिलेंड्रिकल कंटेनर। A massless piston of area A float on the surface of the liquid, and when a mass m is placed on the piston to compress the liquid, find the fractional change in the radius of the sphere। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है या कोई बर्तन है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसके अंदर कोई स्फेरिकल बॉडी है जो कि लिक्विड के अंदर है, ठीक है, इस तरीके से है। इसके ऊपर एक पिस्टन रखा हुआ है ऐसे, जो कि फ्री है मूव करने के लिए। इसी पिस्टन के ऊपर मास रख दिया जाता है। जब इस पिस्टन के ऊपर मास रखेंगे तो ये डाउनवर्ड आएगा। जब ये डाउनवर्ड आएगा तो ये लिक्विड कंप्रेस होगी, और लिक्विड कंप्रेस होगी तो इस स्फीयर के ऊपर फोर्स लगाएगी। जब इस स्फीयर के ऊपर फोर्स लगाएगी तो इस स्फीयर का रेडियस क्या होगा, चेंज होगा। तो इस स्फीयर का जो रेडियस चेंज है, उसी रेडियस की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना वैल्यू यहाँ पे चेंज होने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना वैल्यू चेंज होगा, इसी के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। फिर से देख लीजिए एक बार क्या है ये। तो देखिए एक कंटेनर है सिलेंड्रिकल, जिसके अंदर एक स्फीयर रखा हुआ है। ये स्फीयर लिक्विड के अंदर है, ठीक। इसके ऊपर यहाँ पे एक पिस्टन है जो कि इसके ऊपर है, ये इस तरीके से। इस पिस्टन के ऊपर अगर आप मास m रखेंगे तो ये पिस्टन डाउनवर्ड चलेगा। जब डाउनवर्ड चलेगा तो ये लिक्विड को कंप्रेस करेगा। जब ये लिक्विड को कंप्रेस करेगा तो यहाँ पे ये लिक्विड इस स्फीयर के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स जब अप्लाई होगा इसके ऊपर तो ये इसका साइज छोटा होगा। तो जब इसका साइज छोटा होगा तो यहाँ देखिए लिखा है फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो स्फीयर के रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज मतलब कि इसका चेंज इन रेडियस बाई इनिशियल रेडियस बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन देखिए। तो देखिए व्हेन मास m इज़ प्लेस्ड ऑन द पिस्टन द एक्सेस प्रेशर P इज इक्वल टू कितना लगेगा। तो P इज इक्वल टू जो लगेगा वो होगा mg, क्योंकि मास m है तो वेट टोटल mg अपॉन एरिया A। तो इतना प्रेशर लगेगा यहाँ पे, जिसको यहाँ दिखाया जा रहा है। एज प्रेशर इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर ऑल द डायरेक्शंस ऑन द स्फीयर, हेंस देयर विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू द डिक्रीज इन रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहाँ देखिए जब कंटेनर के अंदर स्फीयर है, लिक्विड में है, और लिक्विड इस पर हर तरफ से फोर्स अप्लाई करेगा तो इसका रेडियस कम होगा। लेकिन रेडियस कम होने का मतलब है इसका वॉल्यूम भी कम होगा। तो अगर इसकी इनिशियल रेडियस कैपिटल आर है तो इसका इनिशियल वॉल्यूम होगा इतना 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, इतना होगा। लेकिन प्रेशर अप्लाई करने से इसके रेडियस में जो चेंज आएगा और उसकी वजह से इसके वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, उसको अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमको क्या करना होगा, इस वॉल्यूम को विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो जो फार्मूला हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला है। अगर आप देखें रेडियस के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dv/dr, क्योंकि रेडियस के चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होगा। तो ये कितना आएगा 4/3 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3 होगा।
तो यहाँ पे इंटू 3 भी आएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा dv अपॉन dr इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर इन इतना आएगा। ठीक है, अब यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो dv कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr इतना आ जाएगा आपका dv चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। जब आपने इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पर dv या डेल्टा v लिखेंगे। यहाँ देखिए 4/3 पाई r इंटू आर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, यहाँ का जो डेल्टा आर है अपॉन में उसी को यहाँ पे इधर लिखा गया है, तो इसको देखिएगा। तो यहाँ पे डेल्टा v की वैल्यू जो आएगी, या dv लिख सकते हैं आप, 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी क्या करना है आपको इसमें फ्रैक्शनल वॉल्यूम में चेंज अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस वाले इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है इसी में इसी में इनिशियल वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर डेल्टा v बाई कैपिटल V करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r अपॉन 4/3 पाई r क्यूब, जो कि इसका इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है, तो इतना डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 3 टाइम्स डेल्टा r अपॉन r, ऐसा देख सकते हैं सिंपली कितना आएगा 3 टाइम डेल्टा r बाई r आएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी यहाँ तक चीज़ों को समझने में। अब देखिए, क्योंकि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैसे डिफाइंड है, तो ये डिफाइंड है b इज इक्वल टू पी कैपिटल V बाई डेल्टा v, बट हमारे पास जो वैल्यू है वो डेल्टा v बाई v है, तो यहाँ से v बाई डेल्टा v की वैल्यू आप चाहे तो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इन वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ देखिए b की ये वैल्यू है, इसमें यहाँ पे ये डेल्टा v बाई v की जो वैल्यू उसको यहाँ पे डेल्टा v बाई v की जगह पे यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप यूज़ करेंगे और p की जगह पे लिखेंगे हम वेट, मतलब कि mg अपॉन एरिया। ठीक है, इतना लिखेंगे mg बाई a। तो इन चीज़ों को करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए mg बाई a अपॉन 3 डेल्टा r बाई r हो गया। तो और यहाँ से हमको क्या चाहिए था, हमको देखिए चाहिए था, हमको रिक्वायरमेंट है वी नीड द फाइंड फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ द स्फीयर, इट मीन्स वी नीड डेल्टा r अपॉन r, we need this value. So you can see here in this equation delta r upon r is here, so you can rearrange this equation and you will get the result. So if you rearrange these things, means these two together, I am talking about this part actually, this part means this and this b, because this middle part is also equal, this one is equal to b and this one is equal to this part. So we need this is equal to this b, so delta r upon r is equal to mg by 3 times bulk modulus of elasticity into area of the sphere. This is the answer. This is very important question. This question has asked many different competitive exams, so you must prepare these type of questions, because the most important concept of differentiation is used here in this question. That is very important, because you can see if you change the radius, volume of the sphere is change, it means the volume of the sphere is changes with respect to the radius. So you can differentiate the equation, that is v is equal to 4 by 3 pi r cube. You can differentiate this equation with respect to the radius of the sphere, so you can write dv by dr is equal to 4 by 3 into pi into 3r, 4 by 3 into pi into 3r. Now this 3r is cancelled, so dv upon dr is equal to 4 times pi r square. This is very interesting differentiation of the volume with respect to the radius. So you must learn these type of interesting things in these type of interesting questions. Okay, so this one is very important question. You must solve these type of questions. So I hope you understand this question. So must solve. Try to revise. Now we are ready to solve the next question, that is question number 10.
So you can see the Mariana Trench, you know about this. Mariana Trench is the most deep place in the ocean. Okay. So you can see the Mariana Trench is located in Pacific Ocean and at one place. It is nearly 11 kilometers beneath the surface of water, and the water pressure at the bottom of the trench is about 1.1 into 10 to the power 8 Pascal. Now a steel ball of initial volume 0.32 meter cube is dropped into the ocean and fall to the bottom of the trench. What is the change in the volume of the ball when it reaches to the bottom if bulk modulus of the steel is this much? Means 1.6 into 10 to the power 11 Newton per meter square. So very important question, student. Like this, suppose this one is the Mariana Trench, this is the bottom part. Okay, the depth is 11 kilometer approx. Now a small ball of steel is released from the upper surface of the water, and it comes here in the bottom, where the pressure is given 1.1 into 10 to the power 8 Pascal, and the bulk modulus of elasticity for the steel ball is given as 1.6 into 10 to the power 11 Newton per meter square. So it is asked that what is the change in the volume of the ball? It means we need this change, delta V. This question is very similar to the previous question. This question you need only this much part. Okay, so is there any need of differentiation? So there is no need, because there is no change in radius. It is not asked what is the fractional change in radius or what is change in radius. So we can solve this question easily by using the concept of bulk modulus, since bulk modulus B is equal to P by delta V upon V. Since you know that the initial volume of the ball is given and the pressure is given and the bulk modulus is also given, so we can easily calculate this delta V by using the formula of bulk modulus. Okay, so let us try to solve this question. First of all, the depth is given, that is 11 into 10 to the power 3 meter. Then pressure is also given, that is 1.1 into 10 to the power 8 Pascal. Initial volume of the ball is 0.32 meter cube. Bulk modulus is given, that is 1.6 into 10 to the power 11 Newton per meter square. Students, I am always trying to you that first try to note down all the given physical quantities in the question, so you will be able to solve the question in easy way. Okay, so try to make this in your habit. Okay, it will help you to understand and it will help you to solve the questions in easy way. So all the given quantities are given here, noted here. Okay, now the formula for bulk modulus is this, that is B is equal to P upon delta V upon V, and you can write down the equation in this form, that is P is equal to P into V upon delta V. So now delta V is equal to P into V upon capital B, where P is the pressure, V is volume, and capital B is the bulk modulus of elasticity. So if you use all these values here, means value of P, value of V, and value of capital B, and calculate these things. So I am sure you can calculate this calculation by yourself. So after calculation you will get delta V is 2.2 into 10 to the power minus 4 meter cube. So this is very interesting, very important result. You can see here, this is right. So I am sure you can solve this question, and this one is very interesting, very important question. So you can see these two questions are looking very similar to each other, but in this question there is no need of differentiation of the volume with respect to R, whereas in this question there is need to differentiate this equation of volume with respect to R, because in this question there was requirement of delta R by R. Here in this question we just need delta V, so you can directly use the formula, but in the previous question you cannot use direct formula. Delta V is equal to P upon
b into v, because we need delta r upon r. Okay, so I hope you understand the difference of these two questions and why we did differentiation here and here we direct using the formula. So these are very important. These type of things you will learn with practice, okay, and you will get more deep knowledge about the things. So students, there are a lot of questions given in your book. So take your book and try to solve maximum questions, so you will get the many other ideas how you can solve the questions, and you will get the deeper knowledge about the concept of the different things like bulk modulus, like Young's modulus, etc. So I hope you understand this question, and these two questions will help you to understand the concept of bulk modulus of elasticity, and these are also help you to solve the other questions given in your book. Okay, so first of all, try to solve these two questions by yourself and then try to solve other questions given in your book. Okay, so try to do that. जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होने वाला है, उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएंगी. तो बुक लीजिए, क्वेश्चन ढूंढिए, सॉल्व करिए.